decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy. That you decide what clothes women wear also. I don't subscribe to that. I will wear what I want. लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है, वो औरों पर भी लागू होगा। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। सियासत भी बहुत बढ़िया और दिलचस्प चीज है, और जाहिर सी बात है कि सियासत से चलता है देश, क्योंकि सियासी लोग बनते हैं मंत्री, सांसद, जाते हैं संसद, करते हैं नीति निर्धारण। लेकिन उसी संसद में जहां से नीति निर्धारण होता है, कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसी संसद में तमाम सांसद अपने तरीके से संदेश देते हैं। इस वक्त 2 दिनों से वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट बोल के दिया जाए। कुछ स्टेटमेंट आपके जेस्चर्स से, आपके कपड़ों से और उन चीजों से जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, उनसे होती है। और भारत में हमेशा से ही झोले यानी बैग्स का बहुत अहम चलन भी रहा है और बहुत अहम योगदान भी रहा है। चाहे अब आप देखेंगे कि महात्मा गांधी अपनी झोली लेके चलते हों डंडे के साथ में, हमारे यहाँ पर जो फकीर हैं या जो जाते हैं मांगने के लिए, तो भी कहा जाता है कि मेरी झोली भर दो। तो वो झोले और झोली का बहुत महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में। और उसी झोले में लिख करके कुछ ना कुछ प्रियंका गांधी स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रही हैं। सोमवार को जब प्रियंका गांधी संसद पहुंची थी तो उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ था। आपको पता है कि फिलिस्तीन जो कि मिडिल ईस्ट में है, वहां पर इजराइल के हमले लगातार तेज हैं। गजा में अभी हाल ही में 53 लोगों की एयर स्ट्राइक में मौत हुई है और अब तक वहां पर हजारों में लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें हजारों छोटे बच्चे शामिल हैं। आपको बताएं कि जब प्रियंका गांधी ने कल वो फिलिस्तीन वाला बैग लिया, तो जो राइट विंग इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारी आवाजें उठे कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक कि एक बीजेपी सांसद ने ये तक बयान दे दिया कि कांग्रेस ही मुस्लिम लीग है, जिस तरीके से वो फिलिस्तीन का झोला लेकर के पहुंच गई है। वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि फिलिस्तीन को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल होता रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां पर इजरायलियों ने गलत कब्जा कर रखा है, वो जमीन अरबों की है, यानी फिलिस्तीनियों की है। तो एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी खुल करके फिलिस्तीन के जो मसले हैं उनका समर्थन करते थे। यासिर अराफात भारत आते थे, उनसे मुलाकात करते थे और उनकी वो तमाम तस्वीरें यासिर अराफात की सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी के साथ हों या फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हों। तो जब फिलिस्तीन वाला बैग लेकर के आई तो जाहिर सी बात है कि राइट विंग इकोसिस्टम, और आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो तमाम बयान साफ करते हैं कि वो बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनसे उनको वोट मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदू मुसलमान पर बात होगी तो बीजेपी को वोट मिलेंगे। तो जम करके कल प्रियंका गांधी की आलोचना की गई कि कैसे वो फिलिस्तीन वाला बैग लेकर के संसद में आ गई। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश या कई जगह हैं जहां पर फिलिस्तीन का झंडा भी आप लगाएंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा हुआ भी है। तो प्रियंका गांधी ने कल फिलिस्तीन का बैग ले जा करके सॉलिडेरिटी दिखाई फिलिस्तीन के साथ, जहां पर लगातार इजराइल के हमले हो रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। और खुद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के प्रमुख नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल की तरह उनको समन भी किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दे दिए हैं। लेकिन वो भले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ना जा रहे हों, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात भी
चलने लगी है। तो जेनोसाइड का आरोपी जो नेतन्याहू को है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रहा है। ये हम और प्रियंका गांधी या कोई और नहीं कह रहा। इसको लगता है कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो फिलिस्तीन के उस बैग को लेकर जब तमाम चर्चा हुई तो प्रियंका गांधी ने मंगलवार को एक और चर्चा का विषय दे दिया और उस बैग की भी चर्चा जबरदस्त हो रही है। प्रियंका गांधी एक बैग लेकर के सदन पहुंची जिसमें लिखा हुआ है कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। ये बैग और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। और जब कल प्रियंका गांधी हाउस पहुंची थी तो उनसे पूछा गया कि आप ये बैग लेकर के आई हैं, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या बोलूंगी ये मैं तय करूंगी, कोई और तय नहीं कर सकता। क्या अब ये भी तय किया जाएगा कि मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं? तो वो बयान सुनते हैं प्रियंका गांधी का और आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जो आज ये बैग सिर्फ प्रियंका गांधी लेके नहीं पहुंची, तमाम जो सांसद हैं कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो भी बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हों, ये लिखा हुआ बैग लेकर के पहुंचे और नारेबाजी करके उन्होंने समर्थन किया बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा को लेकर कि किस तरीके से जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में वो बंद किए जाएं। तो उन नारों को भी सुने। पार्टी और विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन बांग्लादेश को लेकर दिखाना चाहेंगे। देखिए बांग्लादेश में हो रहा है उसकी जस्टिस की मांग को लेकर तमाम कांग्रेस और विपक्ष के नेता पोस्टर लेकर आज संसद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो आपको हमने ये नारे सुनाए। अब इसके बाद सुनिए कि प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले में जो बैग लेकर के आई थी फिलिस्तीन वाला उस पर क्या कहा। उसके बाद फिर कुछ और दिलचस्प बयान है किस तरीके से प्रियंका गांधी पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के हो रहे अत्याचारों पर अपनी आवाज उठाती रही है। पहले सुनिए कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा। You want to say something why you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. तो आपने सुना कि प्रियंका गांधी का बयान जिसमें वो कह रही हैं कि मैं क्या पहनूंगी, क्या खाऊंगी, मैं खुद तय करूंगी। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी ने पहले फिलिस्तीन के साथ सॉलिडारिटी दिखाई। जब प्रियंका गांधी की पहली स्पीच हुई पार्लियामेंट में तो उन्होंने खुल करके बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर के अपनी आवाज सदन में बुलंद की थी। जरा उसकी एक क्लिप सुनवा दें क्योंकि जरूरी है, क्योंकि हर जगह अब तो वीडियोज ही मांगे जाते हैं। तो ये वीडियो देख लें प्रियंका गांधी का। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री
विरितो फ्रांस मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। प्रियंका गांधी का आपने ये वीडियो देखा जिसमें वो कह रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखिए, अक्सर ये मामला है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसको लेकर के चर्चा होती है, तो जाहिर सी बात है राइट विंग नैरेटिव है, उसको लेकर के बहुत चर्चा होती है, प्रदर्शन भी होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है भारत में जिसको ये ना लगता हो कि अगर जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ वो गलत हो रहा है। जिस तरीके से वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, बयान आ रहे हैं, वो चिंताजनक है। तमाम सांसदों ने, जो विपक्षी दलों के हैं, उन्होंने अपने भाषण में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर के अपनी चिंता जाहिर की थी। भले ही वो सांसद इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने भी इसकी आवाज़ उठाई थी पार्लियामेंट में, हम आपको वो भी सुनाते हैं। और तमाम वो विपक्षी सांसद जो भले ही अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर बोल सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, तो अपने देश में भी अगर अल्पसंख्यकों के साथ हो तो उस पर भी बोलना चाहिए। तो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कुछ बयान जो संसद में विपक्षी दलों के नेताओं ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के दिए हैं, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को
हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहाँ हक छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी। श्री हनुमान बेनीवाल जी